देखो बेटा, ये सपोज हमारा एक टेबल है और इस टेबल पे हमने एक ब्लॉक लिए जिसका मास m है और बेटा इस पे F फोर्स अप्लाई करें। F फोर्स अप्लाई करें, ये F फोर्स बहुत स्मॉल फोर्स है। F इज अ स्मॉल फोर्स। ये फोर्स लगाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्लॉक है वो काइम है रेस्ट में है, इज एट रेस्ट। इसका मतलब बेटा इस फोर्स को कोई काउंटर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इस फोर्स को कोई काउंटर एक्ट कर रहा होगा, मतलब इतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी ब्लॉक पर। ब्लॉक पे जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी, है कि नहीं बेटा? ओके, ठीक है। ब्लॉक अभी क्या है, रेस्ट में है। अब जैसे जैसे हम लोग F को इंक्रीज करते जाते हैं, एज अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस, हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक क्या है, रेस्ट में ही है। ब्लॉक रेस्ट में ही है, मतलब ये जो काउंटर फोर्स थी वो भी अपने आप को क्या करते जा रही, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज करते जा रही, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या है, हमारा रेस्ट में है। अब बेटा हम लोग F की वैल्यू क्या करते गए, बढ़ाते गए, F की वैल्यू बढ़ाते गए। तो बेटा एक F की ऐसी वैल्यू आएंगी, एक ऐसी वैल्यू आएंगी कि जिस तक हम लोग थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लगा दे तो ये ब्लॉक टाइम में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स ब्लॉक इज टू बी इन मोशन, या इज अबाउट टू बी इन मोशन, अबाउट टू बी इन मोशन। यानी अगर थोड़ी सी और छोटी सी हमने ज्यादा फोर्स लगा दिए तो ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर हमने F को और बड़ा कर दिए तो बेटा ये ब्लॉक टाइम में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। इफ अप्लाइड फोर्स इज फर्दर increases then block will be in motion, ब्लॉक टाइम में आ जाएगा बेटा, मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक हमारा टाइम में आ गया है, मोशन में आ गया है। तो देखो तीन सिचुएशन है, एक वो सिचुएशन जिसमें ब्लॉक टाइम में रेस्ट में, एक वो सिचुएशन जिसके अंदर मोशन में आने वाला है। अगर थोड़ी सी और बड़ी फोर्स लगा दिए तो ये टाइम में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा ब्लॉक कहाँ पे आ चुका है बेटा, मोशन में आ चुका है। अब तीनों ही केस के अंदर बेटा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेंगे। तो अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम बोलेंगे उस पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा, हम बोलेंगे उस पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही, ठीक है। हम कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही, ठीक है बेटा। अब ऐसा सिचुएशन है कि हमने और थोड़ी सी फोर्स को अगर बढ़ा दिया तो ये ऑब्जेक्ट का में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें अगर और थोड़ी सी फोर्स बढ़ा दी जाए तो ऑब्जेक्ट काय में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि उस पर कौन एक्ट कर रहा, उस पर एक्ट कर रहा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कौन एक्ट कर रहा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही, ठीक है। और जब बेटा हमारा ब्लॉक ऑलरेडी काय में मोशन में है, हमारा ब्लॉक ऑलरेडी मोशन में है, तो हम बोलेंगे उस पर कौन एक्ट कर रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा। कौन एक्ट कर रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा, ठीक है बेटा। अब हम लोग इन तीनों फ्रिक्शन के पहले डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, फिर उसके बाद में हम लोग उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो पहले डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो बेटा इन दोनों का डायरेक्शन देखो सेम तरीके से निकाला जाता है। कैसे, ऐसा सोचो कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन करता था। ऐसा सोचो कि इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट,
अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन करता था। जैसे अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो ये ब्लॉक F इधर लग गई तो बेटा ये ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में मोशन करता था। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होती तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन करता उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे। जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक कहाँ पे जाता था, राइट में जाता था। इसके लिए फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, लेफ्ट में। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक कहाँ पे आता था, राइट में, तो बेटा फ्रिक्शन लेफ्ट में एक्ट करेगा। तो इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट देन द डायरेक्शन in which object will move, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं Fs से और लिमिटिंग को डिनोट करते हैं Fl से। तो स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन will act in a direction opposite to above, यानी अगर फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दे, तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है बेटा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन is always opposite to the relative motion, is always opposite to the relative motion। देख जैसा कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक बी, ये ब्लॉक ए, बी ब्लॉक रेस्ट में है और ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए कहां पे जा रहा, राइट में। बी के रिस्पेक्ट में ए कहां पे जा रहा, राइट में। बी के रिस्पेक्ट में ए कहां पे जा रहा, राइट में। यानी अगर मैं बी पे बढ़ जाऊं तो ए कहां पे जाता दिखाई देगा, राइट में। तो ए राइट में जा रहा तो उस पे फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा, लेफ्ट में। फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा, लेफ्ट में। बी पे बढ़ गया ना, बी पे बढ़ गया तो देखो ए कहां पे जाता दिखाई देगा, राइट में। तो फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा, लेफ्ट में। अब बेटा फोर्सेस हमेशा काहे में एग्जिस्ट करती है, पेयर में। अगर ए पे फ्रिक्शन इधर लग रहा तो बेटा बी पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। ये क्या है बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। करेंगे बेटा, समझ में आएगा, हम लोग आज क्वेश्चंस लेंगे। अभी तो हम लोग हमारे नोट्स थ्योरी कम बना रहे हैं, जब इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे समझेंगे, घाई मत करो। सिर्फ अभी इतना याद रखो कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। आगे आएगा बेटा, डर मत, ठीक है। और एक बात बहुत अच्छे से याद रख कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बेटा फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द नेट फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फिर जो नेट फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेंगे। क्या बेटा क्लियर है? मैंने यहाँ 3 सिचुएशन बताया। पहले सिचुएशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि अगर हमने और थोड़ी सी अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिए तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और तीसरा सिचुएशन ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है। तो जब ऑब्जेक्ट रुका, फोर्स लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो उस पर बेटा क्या एक्ट करता, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती। ऐसा सिचुएशन है कि हमने थोड़ी सी अप्लाइड फोर्स बढ़ाए तो मोशन में आ जाएगा, उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता। बेटा स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो बेटा कुछ नहीं कर, फ्रिक्शनल फोर्स को भूल जा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। जैसे अगर बी पे बैठ गया तो ए राइट पे जाता दिखाई देगा, तो बी के रिस्पेक्ट में ए का रिलेटिव मोशन राइट में है, तो ए पे फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट में।
तो बेटा ये जो फोर्सेस है ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो इसका देखो एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट करेंगे। तो बेटा अभी हमने इसका देखे कि किस तरीके के फ्रिक्शन रहते हैं, फिर उनके डायरेक्शन देखे। अब बेटा हम लोग इसके बाद में उनका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो इसको नोट कर लो। अब देखो बेटा मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, ठीक है बेटा, और मैं बोल रहा यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 12 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 12 न्यूटन, यानी बेटा 12 न्यूटन से थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स हुई तो ये ऑब्जेक्ट काय में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 12 न्यूटन है। इसका मतलब इफ अप्लाइड फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 12 न्यूटन, then object will be in motion। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 न्यूटन है, यानी अप्लाइड फोर्स 12 से थोड़ी सी भी 12.1 12.2 हुई तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। अब देखो बेटा ये सिचुएशन देखो, मैंने इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स 0 है, तो बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक, क्योंकि ब्लॉक काय में रेस्ट में। अगर कोई फोर्स नहीं लगाया तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। अब बेटा देखो मैंने अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन कर दिया, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन कर दिया, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन कर दिया, तो क्या बेटा ये ब्लॉक मोशन में आएगा, नहीं। ये ब्लॉक तो मोशन में कब आएगा, जब अप्लाइड फोर्स 12 से थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए, यानी ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा तो यहाँ कौन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और कितना रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बेटा रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तो ये 2 है, तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बेटा मैंने अप्लाइड फोर्स को 4 न्यूटन कर दिया, तो क्या ये ब्लॉक बेटा मोशन में आएगा, नहीं। मोशन में कब आएगा, जब 12 से ज्यादा अप्लाइड फोर्स हो जाएंगे। अभी अप्लाइड फोर्स 12 से ज्यादा नहीं है, तो ये अभी भी काय में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा, रेस्ट में तो नेट फोर्स 0, ये 4 है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन रहेगा। ठीक है, अब ये फोर्स को मैंने बढ़ा के 8 न्यूटन कर दिया, क्या ये अब मोशन में आएगा, नहीं भाई, मोशन में कब आएगा, जब फोर्स 12 से ज्यादा होंगे, तो ये तो अभी भी रेस्ट में रहेगा, अभी भी रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब रेस्ट में है तो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक, और कितना है, 8 न्यूटन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से देखा अभी ये ब्लॉक पे बेटा मैंने फोर्स 12 न्यूटन कर दिया, तो क्या ये ब्लॉक मोशन में आएगा, नहीं भाई, मोशन में कब आएगा, जब 12 न्यूटन से ज्यादा फोर्स है, तो ये अभी भी रेस्ट में है। रेस्ट में है तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और रेस्ट में है तो बेटा नेट फोर्स 0, यानी जितनी अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब बेटा ये देख, ये फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू आ गई, लिमिटिंग वैल्यू आ गई, 12 न्यूटन कौन सी वैल्यू आ गई, लिमिटिंग वैल्यू आ गई। अब इसके बाद बेटा अगर मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता, ये देख अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया मैंने, तो अब ये ब्लॉक काय में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, काय में आ जाएगा, मोशन में। और अब बेटा यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, मोशन में आ गया, तो अब यहाँ पे एक्ट करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इससे एक बात समझ में आ रही कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 8 भी हो सकती, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन के इतनी भी हो सकती। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को क्या करता, चेंज करता। तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ
एडजस्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को क्या करता है बेटा, एडजस्ट करता, और पूरी कोशिश करता, स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी कोशिश करता कि भाई कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जहां पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा, जैसे यहाँ पे ये सपोज टेबल और ब्लॉक के बीच में एक्ट कर रहा, तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी कोशिश करेगा कि टेबल और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। और एक और बात समझ में आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती, जीरो भी हो सकती और जीरो से बड़ी भी हो सकती, जीरो भी हो सकती और जीरो से बड़ी भी हो सकती, लेकिन लिमिटिंग से कभी भी वो ज्यादा नहीं होंगी, लिमिटिंग के इतनी हो सकती या उससे कम रहेंगी, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है, लिमिटिंग कितनी भी हो सकती है, लेकिन कभी लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक और बात याद रखो, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इसका रीजन हम लोग बोल चुके हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर एक बार बेटा मोशन में आ गया तो फिर वो इंटरलॉकिंग होने के लिए उसको उतना समय नहीं मिलता, तो इसके लिए बेटा अगर एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो बेटा जैसा कि हमने यहाँ बोले लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 12 न्यूटन है, तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की सिंगल वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की सिंगल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की भाई बहुत सारी वैल्यू है, ठीक है, जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक की बहुत सारी वैल्यू है। काइनेटिक फ्रिक्शन की भी बेटा सिंगल वैल्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शन की भी क्या है बेटा, सिंगल वैल्यू है, क्या क्लियर है बेटा। अब देख ये बेटा सब पॉइंट्स लिखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख बेटा जैसा अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे मैंने लिया अप्लाइड फोर्स, क्या लिया बेटा मैंने, अप्लाइड फोर्स, और इस एक्सिस पे बेटा मैंने लिया फ्रिक्शनल फोर्स, क्या लिया बेटा मैंने, फ्रिक्शनल फोर्स लिया, ठीक है। तो देखो जब अप्लाइड फोर्स जीरो थी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो थी, फिर देख बेटा जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते गया, जो वैल्यू अप्लाइड फोर्स की है वही स्टैटिक फ्रिक्शन की है, तो देख ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा, अरे भाई ऐसा प्लॉट करना, ये देख 2 न्यूटन भाई, प्लॉट करने को कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, फिर 4 न्यूटन देख, 6 न्यूटन, ठीक है कि नहीं बेटा। अगर नहीं आता तो हम लोग बताते बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिया बेटा हमने, अप्लाइड फोर्स बेटा बताते, घबराओ मत, ये 0 2 4 6 8 10 12 14 16, यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। जब अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो है, जब अप्लाइड फोर्स 2 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 है, जब अप्लाइड फोर्स 4 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 4 है, जब अप्लाइड फोर्स 8 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 8 है, जब अप्लाइड फोर्स 12 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 12 है। तो देखो ये लाइन बन रही बेटा, बन रही कि नहीं बन रही है लाइन, ठीक है। एग्जाम में हम बिना वैल्यू के ग्राफ बनाते, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, तो देखो ये ऐसी लाइन बनी बेटा, ये बेटा 12 क्या थी इसकी, 12 थी लिमिटिंग वैल्यू, 12 क्या थी, लिमिटिंग वैल्यू, ये 12 क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। और यहां से यहां तक ये किसकी वैल्यू है,
स्टैटिक फ्रिक्शन की। और बेटा जैसे ही हम एक बार लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर गए कि बेटा फिर कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से थोड़ी सी कम है। इसके लिए देखो बेटा ग्राफ में यहाँ पे ऐसा क्लिंक आता है, ग्राफ थोड़ा सा नीचे उतर जाता है कि देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग की वैल्यू से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की 0 से लेके लिमिटिंग तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लिमिटिंग की एक ही वैल्यू है और काइनेटिक की भी एक ही है। क्या क्लियर है बेटा? अब लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा सबसे पहले ये बात याद रखो कि फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा बात भाई, मैं बात कर रहा लिमिटिंग फ्रिक्शन की। क्या बात कर रहा? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal, is directly proportional to the normal at the point of contact। point of contact पे जो point of contact में बेटा contact surface, at the contact surface, जैसे ये बेटा ये contact surface है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल है देखो ये ब्लॉक सरफेस को नीचे दबाएगा और ये सरफेस ब्लॉक को ऊपर दबाएगा, है क्या नहीं? तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? नॉर्मल पे। ठीक है बेटा, अब ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कहलाता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और बेटा इसकी वैल्यू डिपेंड करती नेचर ऑफ मटेरियल पे। मटेरियल कैसा है बेटा? जैसे कि लकड़ी और लोहा, इसके लिए म्यू एस अलग रहेगा, लकड़ी और लोहे के लिए अलग रहेगा। आइस और लोहा, इसके लिए म्यू एस क्या रहेगा? अलग। ये पेयर के लिए अलग, ये पेयर के लिए अलग। तो डिपेंड करता कि जो मटेरियल है कांटेक्ट में उसका नेचर क्या है। दूसरा डिपेंड करता नेचर ऑफ सरफेस पे, जैसे भाई सरफेस गीले हैं या सूखे हैं, ठीक है, इन बात पे वो डिपेंड करता कि भाई सरफेस कैसे है, गीले हैं या सूखे हैं, तो म्यू एस की वैल्यू अलग रहेगी। देखो ना बारिश के अंदर लोग तुमने देखे होंगे जनरली गाड़ी क्या हो जाती है? स्लिप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब गीला रहा तो म्यू एस की वैल्यू कम हो जाती है, सूखा रहा तो म्यू एस की वैल्यू ज्यादा रहती है। फिर सरफेस स्मूथ है या रफ है उस पर भी डिपेंड करता। अगर सरफेस रफ है तो वहां पे म्यू एस की वैल्यू क्या रहती है? ज्यादा रहती है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू है? लिमिटिंग वैल्यू है। ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमको बोलता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन is directly proportional to the normal, kinetic friction is directly proportional to the normal। कौन सी नॉर्मल? एट द कॉन्टेक्ट सरफेस। यहाँ पे प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये कांस्टेंट कहलाता कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और बेटा इसकी भी वैल्यू डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू कुछ हद तक बेटा वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। हाँ कॉम्पिटिटिव वाले याद रखो, इसकी वैल्यू कुछ हद तक वेलोसिटी पे डिपेंड करती है।
और बेटा ये जो म्यू के है, ये म्यू एस से हमेशा थोड़ा सा क्या रहता, कम रहता, जिसके वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या रहता, कम रहता। क्या याद देगा बेटा बात ये? अब देखो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखे 10 kg और यहाँ पे बेटा म्यू एस है 0.5 और म्यू के है 0.4। ठीक है, तुमको बताना है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे बेटा ब्लॉक ग्राउंड को कहाँ दबाएगा, नीचे, तो ग्राउंड उसको कहाँ दबाएगा, ऊपर, और ब्लॉक का वेट 10 जी, जी की वैल्यू 10 यानी कि 100 न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे नॉर्मल कितनी हो गई, 100 न्यूटन हो गई, नॉर्मल 100 न्यूटन हो गई। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, तो ये होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है 100, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया 50 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया 50 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के 0.4, नॉर्मल 100, तो म्यू के हो जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से 0 भी हो सकती, 0 से ज्यादा भी हो सकती, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन के इतनी या उससे कम रहेंगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे कम रहेंगी। क्या बात समझ में आ रही बेटा? बच्चे बहुत गलत फहमी बिठा लेते हैं, बस वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को याद रखते हैं। जैसा सेम सिचुएशन है, ये ब्लॉक है 10 kg, मैंने इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब अपन बच्चों से पूछो कि बताओ इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, तो बच्चों के फ्रिक्शनल फोर्स भैया म्यू एन 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन बना दिए, एकदम स्पीड में बना दिए 50 न्यूटन। अरे भाई अगर 50 न्यूटन लग गया तो नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में हो गया, नेट फोर्स 30 इस डायरेक्शन में हो गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट तो अपने आप चलना चाहिए, ऐसा थोड़ा होता, लेकिन नहीं चलता। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है 20 है। तो बेटा लिमिटिंग वैल्यू ये नहीं कि हमेशा लिमिटिंग वैल्यू एक्ट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू भी एक्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे 50 रहता तो फिर यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू 50 एक्ट करती थी। ठीक है, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग भी हो सकता है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है लिमिटिंग भी हो सकती और लिमिटिंग से कम भी हो सकती। ये मत बोलो कि हमेशा लिमिटिंग वैल्यू एक्ट करेंगी। अब अगर मैं 50 से ज्यादा फोर्स लगा देता यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट टाइम में आ जाता था, मोशन में आता, तो फिर यहाँ पे कौन एक्ट करता था, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि कितना है 40 है। तो ये मत रट्टा मार लो कि मैंने बोला बताओ ये सेम ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन, बताओ कितना फ्रिक्शन है, लिमिटिंग वैल्यू बोल दिया 50 न्यूटन, ऐसे नहीं चलता बेटा। फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू कितनी भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती और 0 भी हो सकती है, ये बात का हमको ख्याल रखना है। तो बेटा ये था हमारा फ्रिक्शन का बेसिक, ये हमको आना ही चाहिए, इसको नोट कर लो बेटा। फिर हम लोग इसके थोड़े बहुत कल और थ्योरी कंप्लीट करके परसों से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। क्या बेटा क्लियर है? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोलता है, क्या जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल, का नॉर्मल, जहां पे इनका कांटेक्ट है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ी ज्यादा रहती है, ये बात याद रखना। ठीक है, और बेटा ये लिमिटिंग वैल्यू है, इसका ये मतलब नहीं कि इतना फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट पे हमेशा एक्ट करेगा, इतना भी एक्ट कर सकता और इससे कम भी एक्ट कर सकता, ऐसा नहीं। ठीक है, कितने तरीके की फ्रिक्शन बोला मैंने, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। जब फोर्स लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, स्टैटिक।
ऐसा सिचुएशन है कि अगर थोड़ी सी अप्लाइड फोर्स बढ़ा दे तो मोशन में आ जाएगा, तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग। और अगर मोशन में आ चुका है तो वहां पे क्या है, काइनेटिक है। स्टैटिक और लिमिटिंग कैसे एक्ट करते हैं, फ्रिक्शन को हटा दो, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सी, स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी, रिलेटिव मोशन के अपोजिट है। अगर नहीं समझा ये रिलेटिव मोशन वाला फंडा तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी तो हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, अभी इतना याद रखो सिर्फ।